पिछले 40 सालों से कोई भी रिफाइनरी जो कि पाकिस्तान में बनी हुई है अपग्रेड नहीं हुई और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया कि ये जो रिफाइनरी पॉलिसीज है इनको लाना लाजमी है, जो कि अगेन 2023 की पॉलिसीज को अमेंड किया गया और 2026 की न्यू रिफाइनरी पॉलिसी आ चुकी है। आखिर ये रिफाइनरी पॉलिसी फेल हुई क्यों, इसके कुछ मकसद जानने के बाद आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये रिफाइनरी पॉलिसी आखिर है क्या और किस हद तक रिफाइनरीज को काफी ज्यादा इम्पैक्ट करती है, उनकी प्रॉफिट्स को और टोटल ओवरऑल उनके ऑपरेशन। तो अब हम उस पॉइंट को डिस्क्लोज करने जा रहे हैं जो कि ये डिटेल आपको पूरी यूट्यूब पर, पूरे सोशल मीडिया पर कभी नहीं मिलने वाली। तो आप इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन के लिए, जो कि हम ये तमाम रिफाइनरीज की मार्केट शेयर, उसकी कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन एंड बहुत से फिगर्स आउट करेंगे आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं शुएब, आप देख रहे हैं B1 बिलियनर यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एक ऐसे सेक्टर पर जो कि पिछले 3 सालों से हेडलाइंस में है, जिस पर एज सच कोई सॉलिड एक्शन नहीं हुआ, लेकिन 2026 में चीजें थोड़ी चेंज होने लग गई हैं और आज हम बात कर रहे हैं रिफाइनरी पॉलिसी। जी बिल्कुल, रिफाइनरी सेक्टर की। और यही रिफाइनरी पॉलिसी डिसाइड करती है कि इन कंपनीज का फ्यूचर कैसा होगा, जिनमें तमाम रिफाइनरी कंपनीज, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी, सिनर्जी पार्को, ये सब आती हैं। तो मतलब हम ये पांचों कंपनीज का फ्यूचर देखने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम जो कवर करने जा रहे हैं उसमें पुरानी रिफाइनरी पॉलिसी 2023 है, आखिर वो क्यों फेल हुई और उसकी क्या वजूहात थी। सेकंड, हम कवर करेंगे पाकिस्तान की तमाम रिफाइनरीज को, उनके मार्केट शेयर, उनकी कैपेसिटी को, और सबसे आगे और सबसे पीछे कौन सी कंपनी है, इन सब को देखेंगे। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि न्यू अमेंडेड पॉलिसी 2026 में आखिर क्या चेंज आ रहा है और वो इन कंपनीज के लिए कितना बेनिफिशियल है। और एंड पर कुछ वो यूनिक इनसाइट्स जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। तो हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मजीद जो कमिंग वीडियोस हो उनको मिस ना कर पाए और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें। इसके साथ ही हमारी एक कम्युनिटी का लिंक जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको आप फॉलो करके हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं और PSX के न्यूज एंड अपडेट्स टाइमली अवेल कर सकते हैं। एंड इसके साथ एक नजर हमारे ये प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स पर डालें। तो अगर आप भी ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स और एक ही ग्रुप में ये तमाम फैसिलिटीज अवेल करना चाहें, इसके साथ साथ ही आपको B1 बिलियनर टीम FBR टैक्स रिटर्न, ज़कात स्टाम्प पेपर, अकाउंट ओपनिंग, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, CDC इन्वेस्टर अकाउंट, ब्रोकर अकाउंट, म्यूचुअल फंड अकाउंट, तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो आप कोई भी फैसिलिटी अवेल करने के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ स्टार्टिंग पर ही आपको एक फैक्ट बताऊं, पिछले 40 सालों से कोई भी रिफाइनरी जो कि पाकिस्तान में बनी हुई है अपग्रेड नहीं हुई। सारी 40 साल पुरानी ओल्ड टेक्नोलॉजी पर चल रही, जिनमें आपको कहीं कहीं थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन देखने को मिली। लेकिन इसी की बात करें तो इस टाइम पर ये तमाम रिफाइनरीज तकरीबन यूरो 3 क्वालिटी का पेट्रोल प्रोड्यूस करती है। लेकिन इस टाइम पर आप देखें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मोस्ट एफिशिएंट फ्यूल यूज किया जाता है वो यूरो 5 यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस और पाकिस्तान के रिफाइनरी सेक्टर कितना पीछे है आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसी मकसद के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अगस्त 2023 में ब्राउनफील्ड रिफाइनरी पॉलिसी को लॉन्च किया। इस रिफाइनरी का बेसिक मकसद था कि रिफाइनरीज को अपग्रेड करवाना और यूरो 5 जैसा बेस्ट और एफिशिएंट फ्यूल प्रोड्यूस करवाना और रिफाइनरीज को अपग्रेड करवाना। और सिर्फ यही मकसद नहीं था, बल्कि 99% पेट्रोल को इंक्रीज करवाना और 47% तक डीजल की प्रोडक्शन इंक्रीज करवाना इनके मकसद में था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इनके मकसद में एक वो पॉइंट भी शामिल था जो कि ओल्ड रिफाइनरी को अब तक काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता था, जो कि था फर्नेस ऑयल। 78% तक फर्नेस ऑयल को कम करना, क्योंकि फर्नेस ऑयल इस टाइम पर वो एक प्रोडक्ट बन चुकी है जिसकी डिमांड बहुत ही लो हो चुकी है। और ये कंपनी के लिए कोई भी रिफाइनरी जब इसको बनाती है या जो भी सेल आउट करती है, वो इसके लिए एक दर्द सर है और इसके लिए एक लॉस मेकिंग मशीन है। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, $6 बिलियन की अपग्रेडेशन को अट्रैक्ट करना। ये पॉलिसी सुनने में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अफसोसनाक ये खबर थी कि सिर्फ एक ही कंपनी पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड ने ओगरा के साथ मिलकर कोलैबोरेशन करके इस पॉलिसी के तहत अपग्रेडेशन का सोचा।
बाकी कोई रिफाइनरी इस पॉलिसी को देखते हुए इसकी तरफ अट्रैक्ट हुई ही नहीं। और बाकी रिफाइनरीज, अटक रिफाइनरी, सिनर्जी, नेशनल रिफाइनरी, इन सब रिफाइनरीज ने वेट एंड सी की अप्रोच रखी, जो कि इस रिफाइनरी पॉलिसी की फेल होने की सबसे बड़ी मेन वजह बनी। आखिर ये रिफाइनरी पॉलिसी फेल हुई क्यों, इसके कुछ मकसद जानने के बाद आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये रिफाइनरी पॉलिसी आखिर है क्या और किस हद तक रिफाइनरीज को काफी ज्यादा इम्पैक्ट करती है, उनकी प्रॉफिट्स को और टोटल ओवरऑल उनके ऑपरेशंस। तो इस रिफाइनरी के फेलियर में सबसे बड़ी मेन वजह थी फाइनेंस एक्ट 2024, जिसको हम यूं भी समझ सकते हैं जिसमें सेल्स टैक्स एग्जम्पशन का असर उल्टा ही पड़ गया। ये सुनने में तो अजीब है कि आखिर ये टैक्स एग्जम्पशन एक प्रॉब्लम कैसे बन सकती है। तो यहाँ पर असल में सीन हुआ ये था कि 2024 में जो टैक्स एग्जम्पशन रिलीफ मिला था वो जीएसटी में रिलीफ दिया गया कंज्यूमर्स को। अब ये कंपनीज जब परचेज करती थी तब तो इनको टैक्स लगता था और आगे जब ये सेल आउट करती थी वो सेल्स तो बिल्कुल टैक्स फ्री हो चुकी थी, जो कि पहले टैक्स वाली होने के साथ साथ ये अपनी सेल्स में से टैक्स को कलेक्ट करके अपनी सारी सेटलमेंट करती थी। लेकिन जब ये सेल्स टैक्स फ्री हो गई तो इन कंपनीज के जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, प्रॉफिट मार्जिन है, वो काफी ज्यादा हिट हुए और एक टाइम पर तो जो इनके मार्जिन सिर्फ 5% हुआ करते थे वो इससे भी डिक्रीज होके 1.2% तक आ गए। तो इसी की दूसरी मेन बड़ी वजह थी आईएमएफ के ऑब्जेक्शंस। बिल्कुल 2024 में जब ये रिफाइनरी पॉलिसीज चल रही थी तब आईएमएफ का प्रोग्राम भी चल रहा था। तो आईएमएफ के प्रोग्राम के थ्रू जब बात होती थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की आईएमएफ के साथ, तो उन्होंने क्लियरली बता दिया था कि ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है कि हम रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहे हैं, वो आप आगे रिलीफ देना चाह रहे हैं, जो कि रिफाइनरी सेक्टर के लिए काफी डेंजर न्यूज साबित हो रही थी। इसी को देखते हुए हर जो रिफाइनरी कंपनी थी वो बिल्कुल अवेयर रहती थी। तो आईएमएफ के उन वाज़े अल्फाज की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक प्रेशर में आ गई कि आखिर उनको इंसेंटिव भी नहीं देना कि आईएमएफ खुश हो, लेकिन इंसेंटिव देने की मेन वजह भी यही थी कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, थोड़ी स्टेबिलिटी आए। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट बिल्कुल डबल साइडेड हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये रिफाइनरी पॉलिसी की फेलियर की वजह सबसे मेन ये भी बनी। और तीसरी इस 2023 की पॉलिसी फेलियर की मेन वजह बनी कि पॉलिसी स्टेबिलिटी का ना होना। अब रिफाइनरीज को सिर्फ यही थ्रेट था कि अगर किसी भी टाइम जिस तरह के एग्जम्पशन तो आईएमएफ के कहने पर खत्म हो चुकी थी, अब किसी भी टाइम पर कोई और एडिशन आ गई टैक्स की या कोई ऐसा मजीद कोई चार्जेस लग गए तो रिफाइनरीज काफी ज्यादा डेंजर में आ सकती हैं। और बात सिर्फ यहीं पर नहीं थी, बल्कि 3 से 7 साल लगते हैं रिफाइनरी की अपग्रेडेशन को। ये कोई छोटा मामला नहीं था और इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक्सपेंस आता है। तो इसको देखते हुए मोस्ट इंपोर्टेंट जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगने थे वो लोन की सूरत में भी लगने थे, जो कि इस कंपनी के लिए एक डेंजर सिचुएशन साबित हो सकती थी जब तक ये सिचुएशन टोटली क्लियर ना होती। तो वहां पर एक स्टेबिलिटी क्लास क्रिएट करने की रिफाइनरी कंपनीज की तरफ से डिमांड की गई, जो कि क्रिएट नहीं किया गया और यही मेन वजह 2023 की पॉलिसी की फेलियर की बनी। तो अब हम उस पॉइंट को डिस्क्लोज करने जा रहे हैं, जो कि ये डिटेल आपको पूरी यूट्यूब पर, पूरे सोशल मीडिया पर कभी नहीं मिलने वाली। तो आप इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन के लिए, जो कि हम ये तमाम रिफाइनरीज की मार्केट शेयर, उसकी कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन एंड बहुत से फिगर्स आउट करेंगे आपके सामने। इस टाइम पर पाकिस्तान की टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी 20 मिलियन टन पर एनम है, जो रफली 4.5 लाख बैरल्स पर डे के मुताबिक बनती है। बेसिकली दो रिफाइनरीज, अटक रिफाइनरी और पार्को तो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं है, लेकिन इसका मार्केट में काफी ज्यादा शेयर है, इसीलिए हम इसको भी डिस्कस कर रहे हैं। अटक रिफाइनरी और पार्को दोनों नॉर्थ साइड पर मौजूद हैं, जो कि रावलपिंडी और पंजाब में लोकेटेड है। एंड इसी तरह ही अगर हम बाकी तीनों रिफाइनरीज को देखें तो वो साउथ साइड में मौजूद है, जिसमें सिनर्जी, पीआरएल, एनआरएल, ये तीनों साउथ साइड में मौजूद हैं, पोर्ट कासिम कराची के करीब। तो पाकिस्तान की बिगेस्ट रिफाइनरी सिनर्जी को पाकिस्तान लिमिटेड, ये सबसे बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी है। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 7 मिलियन टन पर एनम इसकी कैपेसिटी है, जो कैपेसिटी वाइज पाकिस्तान की बिगेस्ट रिफाइनरी है। लेकिन इसकी यूटिलाइजेशन सबसे कम है, बाकी रिफाइनरी से भी कम। बड़ी रिफाइनरी है लेकिन सबसे कम यूटिलाइजेशन है, जो कि सिर्फ 23 से 25% के आसपास इसकी यूटिलाइजेशन है। बाज़ औक़ात 29-30% तक भी इसकी यूटिलाइजेशन पहुंच जाती है। अगर जून 2026 के अकॉर्डिंग इसका मार्केट शेयर देखें तो 18.3% इसका मार्केट शेयर है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है लेकिन अपना फुल पोटेंशियल यूज कर ही नहीं पा रही। तो ये आपके लिए एक हिडन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है जब कोई अपग्रेडेशन इसमें आपको नजर आए। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड नंबर पर आती है पार्को, दैट इज पाक अरब रिफाइनरी लिमिटेड। अब इसकी कैपेसिटी तकरीबन 6 मिलियन टन पर एनम के करीब है, लेकिन कुछ जगहों पर इसकी कैपेसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है।
अब यहाँ पर अगर बात करें सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन जो है वो इसी कंपनी की है, जो कि तकरीबन 85 to 90% की कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन पर ये कंपनी चल रही है। और सबसे ज्यादा जो मार्केट शेयर है वो भी इसी का ही है, विच इज 44 to 47%। ये पाकिस्तान की सबसे एडवांस्ड और मिल्ड कन्वर्जन रिफाइनरी है। इसका मतलब है कि ये टेक्नोलॉजिकली सबसे आगे है। और जो पार्को है ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर नेक्स्ट हम तीसरे नंबर पर बात करें, तीसरे नंबर पर आती है नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। अब ये नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड जो है ये डिजाइन कैपेसिटी अगर इसकी बात करें तो 2.83 मिलियन टन इनकी कैपेसिटी है। और अगर इसकी कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन की बात करें तो वो तकरीबन 34% तक है। और इसका मार्केट शेयर इस टाइम पर 11.9% है। और ये पाकिस्तान की तीसरी बड़ी रिफाइनरी है। और इसकी ओनरशिप की बात करें तो अटक रिफाइनरी की ओनरशिप इसमें मौजूद है 51% की। एंड फोर्थ नंबर पर आती है अटक रिफाइनरी लिमिटेड, जो कि एफिशिएंटली वर्क कर रही है। अब इसकी कैपेसिटी है 2.44 मिलियन टन। अगर इसके हम यूटिलाइजेशन की बात करें तो ये 56% की यूटिलाइजेशन पर वर्क कर रही है। और इसका मार्केट शेयर भी 11.5% है। और इसका यूनिक फैक्ट एक मौजूद है, जो कि अटक रिफाइनरी लिमिटेड पाकिस्तान की एक ऐसी रिफाइनरी मौजूद है जो कि तकरीबन 100% लोकल क्रूड ऑयल यूज करती है। बाकी जो तमाम रिफाइनरीज हैं वो लोकल के बजाय इंपोर्टेड जो क्रूड ऑयल है उसको यूज करती हैं। और यही इसकी मेन वजह है कि ये अटक रिफाइनरी जो फ्लक्चुएशन है उससे काफी महफूज रहती है। और अगर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पर आती है पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। इसकी कैपेसिटी जो है वो 2.10 मिलियन टन पर एनम है। अब इसकी कैपेसिटी के बाद इसकी यूटिलाइजेशन की बात करें तो इसकी यूटिलाइजेशन तकरीबन 71.6% है। और इसकी अगर नेक्स्ट बात करें मार्केट शेयर की तो इसका मार्केट शेयर भी 11.4% के आसपास है। पीएसओ की सब्सिडी है ये, जो कि 63.56% शेयर्स पीएसओ के पास हैं, ये पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि पार्को पाकिस्तान की बिगेस्ट यूटिलाइजेशन वाली कंपनी है, जो कि अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रही है। बेस्ट एफिशिएंट कंपनी भी वही होती है जो अपनी कैपेसिटी में फुल वर्क कर रही हो। अगर फुल वर्क नहीं कर रही होती देन एक्सपेंसेस ही उस पर इतने ज्यादा आ जाते हैं कि उसकी प्रोडक्ट, उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो काफी डिक्रीज हो जाते हैं। उसकी वैल्यूएशंस काफी लो हो जाती हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। अगर सेम ऐसे ही अगर हम बात करें सिनर्जी की, सिनर्जी पाकिस्तान की बिगेस्ट कैपेसिटी रखने वाली रिफाइनरी है। वो एक हिडन अपॉर्चुनिटी आपके लिए साबित हो सकती है जैसे ही इसमें अपग्रेडेशन आए। अपग्रेडेशन आने से इसकी कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन, इसकी एफिशिएंसी मजीद बहुत बेहतर हो सकती है, जिससे इसका मार्केट शेयर को देखते हुए मजीद इसमें जो एक्सपेंसेस हैं, इसमें जो लो एफिशिएंसी है वो दूर हो जाएगी और ये रिफाइनरी स्टॉक काफी बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो इस टाइम पर एक टर्निंग पॉइंट आता है, जो कि फरवरी 2026 में यूएसए ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गई, जिसकी वजह से जो ऑयल्स हैं उनकी प्राइसेस आसमान को छूने लगी। इसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रियलाइज हुआ कि आखिर ये रिफाइनरी पॉलिसीज कितनी लाजमी है। तो इसी को देखते हुए ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया कि ये जो रिफाइनरी पॉलिसीज है इनको लाना लाजमी है, जो कि अगेन 2023 की पॉलिसीज को अमेंड किया गया और 2026 की न्यू रिफाइनरी पॉलिसी आ चुकी है। तो अब इस अमेंडेड पॉलिसी जो 2026 की आ चुकी है उसमें पिछली पुरानी पॉलिसी में जो जो थ्रेट्स थे कंपनीज को, इन्वेस्टर्स को, वो सब दूर कर दिए गए। सबसे पहले अगर बात करें तो स्टेबिलिटी क्लॉज, जो कि इन्वेस्टर रिलेशन भी इसी में ही आता है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 3 से 5 साल तक कंफर्मेशन कर दिया है कि इस पॉलिसी को कोई भी चेंज नहीं करेगा। अब यहाँ पर ये चीज क्लियर हो चुकी है कि पॉलिसी चेंज नहीं होगी, जो कि स्टेबिलिटी क्लॉज पैदा करती है। तो इसी को देखते हुए अब रिफाइनरीज को 90 दिन का टाइम दे दिया गया है, जो कि ये ओगरा के साथ मिलकर कोलैबोरेशन करके अपनी अपग्रेडेशन को फर्दर मूव ऑन कर सकती हैं। और वही 90 डेज के अंदर अंदर जो जो कंपनी डिसाइड कर लेगी उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे। अब सेकंड इंसेंटिव्स की ही अगर बात आ गई या रिलैक्सेशंस की, तो सेकंड मेजर पॉइंट यही आता है, जो कि है टैक्स एग्जम्पशन का। जो कि टैक्स एग्जम्पशन टोटली अनाउंस हुई, उसमें टोटल स्पेयर पार्ट्स ए टू जी जो भी रिफाइनरी की चीजें होंगी, किसी किस्म की कोई भी जीएसटी, कोई टैक्स, कोई लेवी इस पर नहीं लगेगी। ये कंप्लीटली एग्जम्प्ट हो चुके हैं, जो कि ये कंफर्मेशन के बाद रिफाइनरी सेक्टर में सबसे ज्यादा बूस्ट आया। और यही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल था जो कि रिफाइनरी पॉलिसी जो पुरानी थी उसको फेल करने में। तो अब ये रिफाइनरी पॉलिसी काफी बेहतर परफॉर्म कर सकती है और काफी बेहतर चल सकती है, जो कि पाकिस्तान के लिए ये रिफाइनरी पॉलिसी काफी अच्छी साबित हो सकती है। अब इसी के साथ ही कुछ ड्यूटी प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर भी आपको दिखाते हैं, जो कि रिफाइनरी सेक्टर के लिए काफी बेहतर साबित होगा। अब यहाँ पर बेसिकली जो फर्स्ट पॉइंट है वो 3 लाख बैरल्स पर डे ऑफ ऑयल जो है उससे ज्यादा कैपेसिटी वाली रिफाइनरीज को 7.5% इंपोर्ट ड्यूटी प्रोटेक्शन मिलेगी, वो भी 25 साल तक।
सेम ऐसे ही अगर आप देखें छोटी रिफाइनरीज के लिए भी सेपरेट ड्यूटी स्ट्रक्चर है, जो कि 7.5% ड्यूटी स्मॉलर कैपेसिटी के लिए, लेकिन डिफरेंट टर्म्स के साथ, जो कि उनके लिए भी काफी ड्यूटी एग्जम्पशंस मौजूद हैं। अब जो लोकली प्रोड्यूस पेट्रोल और डीजल पर 10% डिमांड ड्यूटी इंसेंटिव्स मिलेगा। अब इसी के साथ ही एक ऑप्शन जो कि इसके अकाउंट का, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी आपको बताया, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में ओगरा की कोलैबोरेशन के साथ हर कंपनी का एक अकाउंट ओपन होगा, जो कि उस अकाउंट में जितने इंसेंटिव्स, जितनी ड्यूटी फ्री जो अमाउंट आएगी वो उसमें एडअप की जाएगी और वही अमाउंट सिर्फ अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिए यूज की जाएगी। इसका और कोई अमाउंट का पर्पस नहीं होगा, ना ही डिविडेंड देना, ना कोई अदर पर्पसेस, ना कोई लोन्स की वापसी, कोई ऐसा नहीं होगा। और इसके साथ साथ ही फॉरेन करेंसी अकाउंट्स की फैसिलिटी भी जो है इनको प्रोवाइड कर दी गई है रिफाइनरी कंपनीज को, जो कि अब ये उसको भी हैंडल कर सकते हैं। पहले इन पर काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी कि फॉरेन करेंसी अकाउंट्स यूज कर ही नहीं पाते थे। तो अब बात करते हैं कि किस कंपनी को कितना फायदा होगा इस लेटेस्ट अमेंडेड पॉलिसी 2026 के लिए। तो यही बेनिफिशियल हिस्सा पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए, इन कंपनीज के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें पाकिस्तान अरब रिफाइनरी पार्को की, पार्को अभी यूरो 3 ग्रेड जो पेट्रोल और डीजल है वो बनाती है। अब जो नई पॉलिसी के तहत ये फुली यूरो 5 में शिफ्ट हो जाएगी और इसकी जो ओवरऑल पेट्रोल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो रफली बन जाएगी वो 3600 से 4000 टन पर डे की हो जाएगी। अब ये यहाँ तक इसके बढ़ने तक प्रोजेक्शन की इसकी उम्मीद है, जो कि अगर इसकी यूटिलाइजेशन की बात करें तो इसकी जो यूटिलाइजेशन है वो पहले ही काफी ज्यादा है, 90% के आसपास है। तो ये कंपनी काफी बेहतर परफॉर्म करेगी। अब इसके साथ साथ अगर मजीद बात करें अटक रिफाइनरी लिमिटेड की, ये ऑलरेडी यूरो 5 जो पेट्रोल है वो बना रही है, लेकिन डीजल भी अभी यूरो 3 है इसके पास, कि इतना ही यूरो 3 की कैपेसिटी का ये डीजल प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब नई अपग्रेड से इसका जो डीजल है वो यूरो 5 स्टैंडर्ड पे आ जाएगा। अब इसका मतलब है कि पूरी प्रोडक्ट लाइन इसकी फुल क्लीन प्रोड्यूस करेगी फ्यूल को, और इसकी प्रोडक्शन भी काफी बेहतर रहेगी। इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड की बात करें, ये ऑलरेडी ही इस प्रोजेक्ट को साइन कर चुकी है। इसको काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है कि क्योंकि ये सबसे पहली कंपनी थी इस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए, जो कि 2023 में उसी पॉलिसी के तहत साइन हो चुकी थी। तो सबसे ज्यादा इंसेंटिव्स भी इसी को मिलने के काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, जो कि इसकी अगर यूटिलाइजेशन रेट की बात करें तो वो ऑलरेडी 71% का इसकी कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन का रेट है, जो कि एक डिसेंट रेट है, और ये फ्यूचर में मजीद काफी बेहतरी की तरफ जा सकती है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड की, तो नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड सबसे ड्रामेटिक चेंज यहाँ पर आएगा, जो कि इसकी अगर फर्नेस ऑयल प्रोडक्शन जो है वो 2253 टन पर डे से गिरकर इसकी सिर्फ 250 टन पर डे तक आ जाएगी। अब यही जो फर्नेस ऑयल है ये सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ी एक प्रॉफिट खाने वाली मशीन है नेशनल रिफाइनरी के लिए, जो कि ये सबसे ज्यादा इसीलिए लॉस में जाती है। तो फर्नेस ऑयल, चूंकि जब क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल से बाकी प्रोडक्ट्स बनती हैं, तो जितनी लो एफिशिएंसी आपकी मशीन्स में होगी उतना ही फर्नेस ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो जितना एफिशिएंट होगी मशीनें तो उतना ही फर्नेस ऑयल कम प्रोड्यूस होगा। तो इसीलिए फर्नेस ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस होता था, क्योंकि हाई एफिशिएंसी वाली मशीन इनके पास तो मौजूद थी ही नहीं, जिसकी वजह से नेशनल रिफाइनरी काफी ज्यादा लॉसेस में भी चली जाती है। तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन 7 से 8 गुना कम हो जाएगी इसकी अपग्रेडेशन की वजह से। तो अगर हम यही सिनर्जी की बात करें तो ये सबसे बड़ी कैपेसिटी एक्सपेंशन रहेगी। अब इसमें एक्सपेंशन तो होगी, इसकी कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन अगर फ्यूचर में मजीद बढ़ेगी, क्योंकि जैसे ही अपग्रेडेशन होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, इसकी कैपेसिटी बढ़ सकती है। इसकी कैपेसिटी अभी जो 23 से 25% तक आती है वो फ्यूचर में आपको काफी बेहतर देखने को मिलेगी। तो ये रिफाइनरी कंपनी भी आपके लिए और हम सब के लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। तो ये रिफाइनरी पॉलिसी अभी भी अप्रूवल में अटकी हुई है, लेकिन अप्रूवल जैसे ही होगा तो ये रिफाइनरी पॉलिसी सबसे बेस्ट रहेगी और रिफाइनरी कंपनीज बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये अमेंडेड पॉलिसी 2026 ऑफ रिफाइनरी सेक्टर, टोटल ओवरऑल सिचुएशन आपके सामने रही। आपको अब बिल्कुल क्लियर पता चल चुका होगा कि किस कंपनी को कितना फायदा हो सकता है और किस कंपनी में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। आपको इस टोटल ओवरऑल पॉलिसी पर क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। आपको कौन सी कंपनी बेहतर लगती है इस रिफाइनरी सेक्टर में, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दूसरों के लिए शेयर करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।